हमें जो पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया ठाकुर को हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैम अभी करेंटली महाराष्ट्र में प्रैक्टिस कर रही है और मैम का ऑलरेडी काफ़ी सालों से ऑनलाइन कंसल्टेशन पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मैम एक इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड फिटल डायग्नोस्टिक एक्सपर्ट भी है साथ साथ में। मैं मैम को वेलकम करना चाहूँगा कि मैम अपना वर्क ऑफ एक्सपर्टीज के बारे में थोड़ा हमारा हेल्पर को बताएं। नमस्कार सबको। धन्यवाद, आज इतने सारे पार्टिसिपेंट्स आए हैं। मैं बेसिकली महाराष्ट्र में अभी हेल्थ पे क्लिनिक में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा जो बेसिक एजुकेशन है वो मध्य प्रदेश से ही हुआ है, भोपाल से ही हुआ है। और मैंने साथ में फीटल मेडिसिन में भी 1 साल का एक्सपीरियंस लिया है। बट मोस्टली मैं इनफर्टिलिटी और जो वुमेन हेल्थ यानी गायनेकोलॉजी रिलेटेड केसेस हैं उनसे ज़्यादा डील करती हूँ। तो आज मैं उसी से रिलेटेड टॉपिक पे आज आपसे बात करने वाली हूँ, जो मोस्ट कॉमनली जो मैं क्लिनिक पे देखती हूँ और जो मुझे ऑनलाइन कंसल्टेशन के टाइम पे जो बेसिक प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ जो मिथ्स हैं वो हम सॉर्ट आउट करेंगे। और जो भी पेरिफेरी में भी बहुत सारी वुमेन्स हैं जो इस प्रॉब्लम्स के साथ आप लोगों के पास आती होंगी, तो उनसे रिलेटेड मतलब मैं बात करना चाहूंगी आज। तो मेरा आज का टॉपिक है एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज। मैम यू आर ऑन म्यूट म्यूट। पहले अनम्यूट होते मैम। जो भी मैंने बोला वो नहीं नहीं नो नो दिक्कत मैम, कर रहा था ना। ओके। आपने मैम टॉपिक क्या बारे में बताया वो आप तक सुनाई दिया, जस्ट लास्ट की 2 लाइन मिस हो गई थी। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में। आप लोगों के पास में पेरिफेरल सेंटर्स पे जो वुमेन है वो मोस्टली ये कंप्लेन लेके आती होंगी कि ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है। राइट, तो ये सारी कंप्लेन्स उनके साथ में होती होंगी। मैंने ये टॉपिक इसलिए चुना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉमन है अमंग फीमेल, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या मैं सब सुन पा रहे हैं मेरी बातों को? हेलो। Yes, हेलो, ma'am, एम you आई are ऑडिबल audible. टू एवरीवन? Yes, ma'am, sure. हाँ, तो मैं शुरू करूं मतलब आज का टॉपिक। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप पूछ सकते हैं। पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ टॉपिक के बारे में। हेलो। जी Yes, मैम। ma'am, let me start. मैडम स्टार्ट करें आप प्लीज। सुन हाँ। रहे हैं, सारे लोग सुन रहे हैं। हाँ, एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज, ठीक है। तो नॉर्मल डिस्चार्ज क्या होता है? जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है वो वाटरी होता है, थिन होता है। इससे किस तरह की कोई नहीं आती, कोई कलर चेंज नहीं होता। वाटरी थिन क्लियर डिस्चार्ज होता है। ये नॉर्मल डिस्चार्ज की कैटेगरी में आता है, जिसका पीएच लगभग 4 के बराबर होता है। एसिडिक होता है। तो ये अपना नॉर्मल डिस्चार्ज होता है। अब एबनॉर्मल किसे कहते हैं? जैसे ल्यूकोरिया, जैसे जो फीमेल आपके आती हैं आपके क्लिनिक पे, वो बोलती हैं कि ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है। तो ज्यादा डिस्चार्ज होना फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है और इन्फेक्शन की भी निशानी हो सकती है। फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज मोस्टली जो है वो प्यूबर्टी के टाइम पे होता है, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, ओव्यूलेशन के दौरान वुमेन ज्यादा डिस्चार्ज एक्सपीरियंस कर सकती है। और प्रेगनेंसी के टाइम पे भी कई महिलाएं ज्यादा डिस्चार्ज एक्सपीरियंस करती हैं, राइट। पर वो फिजियोलॉजिकल होता है, वो इन्फेक्टिव नहीं होता, हमें उसे कोई ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं होती एंटीबायोटिक के थ्रू। इन्फेक्शन कब बोलते हैं? जब महिला को किसी तरह का इचिंग, बर्निंग, इस तरह की सेंसेशन होने लगे, या डिस्चार्ज से स्मेल आने लगे, राइट। और या तो डिस्चार्ज का कलर यानी कि ग्रीन, येलो, ब्राउन या ब्लड स्टेन हो जाए। तो उस केसेस में हम लोग डिस्चार्ज को इन्फेक्शन की लाइन पे ट्रीट करते हैं। और उनका भी इन्फेक्शन भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। बैक्टीरियल भी हो सकता है, फंगल भी इन्फेक्शन हो सकता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकता है। तो पेशेंट की कंप्लेन के आधार पर हम उसे एंटीबायोटिक की लाइन पे ट्रीट करते हैं। मोस्टली देखा जाता है कि पेरिफेरी में जब कोई महिला यूकोरिया की कंप्लेन लेके आती है, तो बेसिकली हमें हिस्ट्री बहुत क्लियरली पूछनी चाहिए कि क्या आपको डिस्चार्ज के अलावा डिस्चार्ज में स्मेल आ रही है क्या, या इचिंग आ रही है, बर्निंग आ रही है, या पेशाब में किसी तरह की जलन। ये सारी ना इन्फेक्शन की निशानियां होती हैं। तो वो हमें क्लियरली हिस्ट्री पूछनी चाहिए। इसके अलावा अगर वो फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज है तो हमें उसे एंटीबायोटिक के थ्रू ट्रीट करने की आवश्यकता नहीं होती।
यदि हम उसे एंटीबायोटिक के थ्रू ट्रीट करते हैं तो नेक्स्ट टाइम अगर किसी तरह का इन्फेक्शन होता है तो उसे फिर उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने में हमें दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा हिस्ट्री के बेसिस पे हमें ज्यादा इलेबोरेट करके सही लाइन ऑफ मैनेजमेंट देने की जरूरत होती है। हेलो। Yes, ma'am. We are listening. Please continue. सो एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन ऑन दिस लाइन? अभी किसी को क्वेश्चन है इसी पॉइंट पे कि कैसे एवोल्यूट करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करना है पेशेंट का? मैम आई थिंक एकदम सर टॉपिक को आवाज पहले। ही क्लियर नहीं आ रहा। नो सर। हेलो। विजय जी, एक बार अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए क्योंकि मैम की आवाज तो हमें क्लियर आ रही है। ठीक है आवाज तो आ मैं रही है। हेलो। हेलो। हेलो मैम। यस यस, बताइए। मैम जैसे प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग का आना ये एक नॉर्मल है फर्स्ट मंथ? नहीं नहीं, प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग का आना बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। किसी भी तरह की ब्लीडिंग प्रेगनेंसी में नॉर्मल नहीं होती है। हम्म। एक ब्लीडिंग होती है जिसे हम कहते हैं प्लासेंटल साइन, ठीक है। हम्म। वो नॉर्मल कैटेगराइजेशन में होती है, लेकिन उसके लिए भी जब भी आपके पास प्रेग्नेंट महिला आती है ब्लीडिंग की कंप्लेन लेके, आपको थोड़ा सा उसको ओवर इन्वेस्टिगेट करके डेफिनेटली देखना चाहिए। क्योंकि हम्म। ब्लीडिंग होना मतलब इनकम्प्लीट अबॉर्शन, अबॉर्शन की निशानी हम पहले। हम्म। हम्म। प्रेगनेंसी में अगर हम ओवर ट्रीटमेंट करें वो ज्यादा बेटर है रादर देन अंडर ट्रीटमेंट करें। जिस चीज की आप बात करें कि प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में काफी महिलाएं ऐसी आती है जिनको ब्लीडिंग, स्पॉटिंग, इस तरह की प्रॉब्लम हम्म। होती सही है, में। राइट। हम्म। कि थोड़ी सी स्पॉटिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही हम्म। है। अगर हम उनका मतलब एक पर्सपेक्युलम चेकअप करके देख लें या एक अल्ट्रासाउंड करके हम्म। देख लें, अगर फीटस सही है, बच्चा सही है, हम्म। बच्चे की हार्ट बीट है, आसपास कोई कलेक्शन नहीं है, तो सब कुछ हम्म। ठीक है। फिर हम उन्हें ओके। कोई ट्रीटमेंट ना दे तो चलेगा। क्योंकि कभी क्या होता है, जब प्लासेंटा बन रहा होता है, जब बेबी और प्लासेंटा इनिशियल मंथ में बन रहा होता है, तो हम्म। जब यूट्रस और उनकी लाइनिंग चिपक रही होती है तो थोड़ी सी स्पॉटिंग और ब्लीडिंग होना नॉर्मल माना हम्म। जाता है। ओके बट मैम। हम हम्म। उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते ना, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ पेशेंट कंप्लेन, है ना, कि ये हम्म। नॉर्मल है कि नॉर्मल है। इसलिए हमें थोड़ा सा बियॉन्ड जाके अल्ट्रासाउंड करा के पर ओके। एब्डोमेन चेक करवा के थोड़ा कंप्लेन पूछ के हमें उसको रूल आउट करना जरूरी होता है। बट किसी तरह की ब्लीडिंग भी नॉर्मल नहीं होती, मतलब प्रेगनेंसी में। यस मैम। थैंक यू। ओके। और किसी को कोई क्वेश्चन है? हेलो मैम, अगर वाइट डिस्चार्ज में है। हेलो, हम्म। आवाज आ हाँ रही हाँ। है मैम? हाँ जी। जी आ रही है मैम, अपनी से बताइए। अगर वाइट डिस्चार्ज में मैम एंटीबायोटिक नहीं चलाते हैं तो क्या दे सकते हैं जनरली वाइट डिस्चार्ज जब होता है तो? आप फिजियोलॉजिकल वाइट डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं जिसमें पेशेंट को किसी तरह की स्मेल नहीं आ रही, इचिंग नहीं हो रही, इस तरह की वाइट डिस्चार्ज की जी बात कर रहे हैं? हाँ। जी जी अगर जी इस तरह का वाइट डिस्चार्ज है तो एंटीबायोटिक, मतलब एंटीबायोटिक हम बेसिकली इन्फेक्शन के लिए ही देते हैं, ये तो सबको समझ में आता है। जी यदि कोई जी इन्फेक्शन है, जी कोई ग्रोथ है, उसी के लिए देते हैं एंटीबायोटिक। जी नॉर्मल कंडीशन के लिए हम नहीं देते। बट पेशेंट को हम क्या जी सलाह दे सकते हैं? बेसिक हाइजीन समझा सकते हैं, ठीक है। जी बेसिक हाइजीन का प्रैक्टिस करना, प्रॉपर सैनिटेशन रखना, उनको बोलना कि आप कॉटन पैंटी का इस्तेमाल करें। और जी प्रोबायोटिक्स भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। वो सपोर्टिव जी ट्रीटमेंट में आता है। मार्केट में बहुत सारे प्रोबायोटिक्स अवेलेबल है, हम उनको जी सजेस्ट करते हैं। पर एंटीबायोटिक तो जी बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करना है, क्योंकि फिर बाद में चल के अगर पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ तो फिर उसके जी ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। जी, लेकिन मैम उसको जो जनरली यूज क्लिंडामाइसिन वगैरह आते हैं वो तो दे सकते हैं। क्लिंडामाइसिन एंटीबायोटिक होती है, तो क्लिंडामाइसिन आप किस इन्फेक्शन में लेंगे? क्लिंडामाइसिन तो आप जब इन्फेक्शन होगा, ये इचिंग साइटोमेगालो वगैरह है, जैसे कि मान लो वगैरह। इचिंग हो रही है या वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो उसमें हम हाँ इचिंग। जो हाँ जनरल यूज में बिल्कुल। हो रहा है उसमें दे सकते हैं। हाँ इचिंग, अगर देखिए मैंने क्या बताया, नॉर्मल और एबनॉर्मल में आपको डिफरेंस समझना होगा, ठीक है। नॉर्मल क्या है और एबनॉर्मल क्या है? एबनॉर्मल मतलब किसी जी, तरह की इचिंग आना, स्मेल आना, बैठो बैठो। ठीक है। और जिस डिस्चार्ज का कलर चेंज होना। अगर ये सिम्टम्स है, कोई स्टूल निकाल दो ऋषभ। जी जी जी, सुन रहे तब मैम, आप सुन रहे हैं आपको बिल्कुल सुन रहे एंटीबायोटिक दे सकते हैं। तब उसमें कोई वो करने की जरूरत नहीं है, आप एंटीबायोटिक दे सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट सिर्फ बोल रहा है कि मुझे डिस्चार्ज ज्यादा हो रहा है, मुझे बस डिस्चार्ज ज्यादा हो रहा है, कोई स्मेल नहीं आ रही है, मुझे किसी तरह की खुजली नहीं हो रही है, बस ज्यादा है हैं। अरे अमाउंट,
तो उस समय मैंने आप आज ही एंटीबायोटिक सब्जी देने से बनाई पहले है थोड़ा ना सा से। और चीजें पूछ सकते हैं, जैसे कि खाना क्या बन गया। आप निरोधक गोली ले रही हैं, क्या आपका आरू। महीना कब था, क्योंकि ओव्यूलेशन के आसपास डिस्चार्ज जो है फीमेल में बढ़ जाता है। हेलो। यस मैम। हेलो। यस मैम। अ, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, क्या मैंने आपका जवाब दिया या जी। आपको और अविनाश जी का? क्लियर है हाँ, आंसर? जी मैम से मैं ये पूछ रहा था जो मतलब कभी कभी लोग अनवांटेड 72 ले लेते हैं और उनको हाँ। गांठ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है मैम। मैं उसके बारे में कुछ जानकारी मिलेगी क्या? जो गांठ की प्रॉब्लम होती है, ओवरी सिस्ट वगैरह जो होती हैं या हम्म। पीसीओडी होती है, तो उससे क्या क्या निजात उससे कैसे पाई जा सकती है मैम? अ, गांठ की प्रॉब्लम मतलब अनवांटेड 72 और गांठ की प्रॉब्लम से कोई रिलेशन ऐसे तो नहीं है, मतलब हमने जितनी भी जी। स्टडीज पढ़ी है उनका ऐसे कोई रिलेशन नहीं है। गांठ होना मतलब कि जो आपकी ओवरीज है, मतलब महीने के हर साइकिल में ना एक एग रिलीज होता है, ठीक है। तो उस सिस्ट बनना मतलब कि वो एग रिलीज नहीं हो रहा है, उसमें फीमेल को मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी की भी प्रॉब्लम आती है। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही रहता है कि हम उसी पिल्स दे दें, मतलब ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, उसका प्रिवेंशन तो वैसे नहीं होता। और कुछ सिस्ट ऐसी होती है, मतलब सिस्ट के साइज पे भी डिपेंड करता है, कुछ सिस्ट ऐसी होती है जो अपने आप ही घुल जाती है, हम हमें वेट करना होता है, बस ऑब्जर्व करना होता है। यदि सिस्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम साइज में बढ़ रही है तो फिर थोड़ी चिंता की जी। बात है, लेकिन यूजुअली वो हर साइकिल के बाद 3-4 महीने बाद अपने आप ही चली जाती है। अगर छोटी सिस्ट है 3 से 4, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि वो कोई सिम्टम कॉज नहीं करती है, पेशेंट को कोई ट्रबल कॉज नहीं करती। जी। तो ओके, थैंक यू मैम। हम्म। हेलो। हेलो। हाँ मैम, क्या है कि कुछ लेडीज के ये महीना आता है वो मतलब बिल्कुल नॉर्मल 1 या 2 दिन आकर के बंद हो जाता है, उसके बारे में थोड़ा समझाइए। महीना कम आता है उनका? हाँ, 1 2 दिन नॉर्मल दिखा करके वो बंद हो जाता है। तो ये आपकी क्या है महिला की, उस पे भी डिपेंड करता है। मतलब अगर आप वो मेनोपॉज की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि 45-42 ईयर्स या इस रेंज में है, 40 के ऊपर की है ना, तो धीरे धीरे उनमें हाँ। महीना वैसे ही कम आएगा। कुछ महिलाओं को ज्यादा ब्लीडिंग होके फिर धीरे धीरे कम होता है। बट अगर वो नहीं रिप्रोडक्टिव एज में है, मतलब का नहीं। हाँ हाँ बोलिए। हाँ नहीं मैम, पेशेंट 25 वर्ष का पेशेंट है। 25 वाला पेशेंट है और उसमें ब्लीडिंग कम हो रही है। ब्लीडिंग का हाँ कम होना मतलब ईस्ट्रोजन में कमी की निशानी होती है, कि आपके बॉडी में कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस है और ईस्ट्रोजन की कमी है, ठीक है। तो हमें ठीक है। थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करके देखना पड़ेगा पेशेंट में थायराइड की प्रॉब्लम, प्रोलैक्टिन की प्रॉब्लम, ये सारी भी जो दिक्कतें होती हैं हार्मोनल इम्बैलेंसेस करती हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग कम या ज्यादा हो सकती है। तो हर पर्टिकुलर पेशेंट के लिए हम लोगों को देखना पड़ता है कि पेशेंट का प्रोफाइल क्या है, पेशेंट का वजन कितना है, पेशेंट को थायराइड या कोई और दूसरी मेडिकेशन ले रही है कि नहीं ले रही है, उनमें थायराइड की समस्या, प्रोलैक्टिन की समस्या तो नहीं है, ठीक है ना। और फिर इस्ट्रोजन की मात्रा, मतलब यूजुअली ब्लीडिंग का जो अमाउंट है वो इस्ट्रोजन हार्मोन ही डिसाइड करता है। यदि आपके बॉडी में इस्ट्रोजन की कमी है तो धीरे धीरे ब्लीडिंग थोड़ी सी कम हो सकती है आपको। तो वो हार्मोन की जांच करके हम लोग को देखना चाहिए कि मतलब पेशेंट में इसकी कमी तो नहीं है, या कोई ऐसी क्रॉनिक इलनेस तो नहीं है जिसकी वजह से है और पेशेंट को ब्लीडिंग कम हो रही है। मोस्टली टीबी, टीबी के केसेस में भी, ट्यूबरकुलोसिस के केसेस में भी, जब जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस होता है पेशेंट को, तो उस केसेस में भी ब्लीडिंग धीरे धीरे कम हो जाती है। मैम क्या ये पीसीओडी की लीड कर सकता है आगे जाके? ब्लीडिंग कम होना, हाँ यस मैम। यूजुअली पीसीओडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से एनोव्यूलेशन होता है। मतलब मैं ये बोलूं तो आपका जो ईस्ट्रोजन है पीसीओडी में ज्यादा रहता है, उसका इम्बैलेंस होता है। तो क्या होता है कि आपका जो एंडोमेट्रियम है, उसकी जो लाइनिंग होती है वो हर महीने शेड होती है, वो गिरती है, तो उससे आपको ब्लीडिंग होती है। पीसीओडी में क्या होता है कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन है वो थोड़ा अपना कम बनता है, ईस्ट्रोजन ज्यादा बनता है। और उसमें धीरे धीरे हर महीने क्या होता है, पेशेंट को हर महीने ईस्ट्रोजन बढ़ता है तो जो लाइनिंग होती है वो मोटी होती चली जाती है।
तो वो एक महीना ब्लीड नहीं करता, दूसरा महीना ब्लीड नहीं करता। फिर जब प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट नहीं होता है तो वो एकदम से ब्लीडिंग होती है और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। तो पीसीओडी के पेशेंट में बेसिकली ये होता है कि 1-2 महीना नहीं होती ब्लीडिंग, फिर तीसरे महीने में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। तो वो इस्ट्रोजन, क्या प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट नहीं करता, इस्ट्रोजन की वजह से लाइनिंग थिक होती जाती है। तो ये प्रॉब्लम होती है। इट इज अ हाइपर इस्ट्रोजन स्टेट, इट्स नॉट अ लो इस्ट्रोजन स्टेट। तो उसमें मेरी ये आवाज वापस आ रही है, इनने इनने काट दी तेरी आवाज। जी। हेलो मैडम, एक आ, पेशेंट है, ये फेब्रोड है इसके, हाँ, मेंस्टिक फेब्रोड है इसको, और फेब्रोड का साइज जो है 60 to 35 है। 60x35 एम एम होगा ना, सेंटीमीटर। हाँ MM है। तो ये फेब्रोड है, क्या है कि इसका जो ब्लीडिंग है वो हम्म। रेगुलरली करीबन 3 महीने से है। इसको हम नॉर्थस्टेरॉन और टर्नक्सा MF वगैरह ये दे देते हैं, तो जितने दिन खाती है, 5 दिन 10 दिन 15 दिन हम्म। रुक जाता है। हम्म। बाकी का फिर सेम कंडीशन है। तो क्या अभी ऑपरेट कराना है या फिर वो दवाओं से रिकवर हो जाएगा? अंसार जी, मैं चाहूंगा कि अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक केस आप पूछना चाह रहे हैं ना, तो आप डॉक्टर को पेशेंट रेफर करें और फिर आप सुझाव लें। मैं वो एक नहीं। अलग कारण है पुष्कर जी, वो एक आप सही कह रहे हैं। हाँ, तो आप वो लेकिन केस स्पेसिफिक है तो यहाँ अगर आप, डिस्कस चल रहा है तो हम कर सकते हैं। नहीं नहीं देखिए अंसार जी, आप केस स्पेसिफिक आप ना बात करें। हाँ, एक चीज मैं मैं ये कहूंगा, सॉरी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि बिना पेशेंट दिखाए कभी भी उसकी सलाह किसी से लेना ना बहुत ज्यादा एक डेंजरस चीज हो सकती है। तो उसका बस हमेशा ध्यान रखें उस चीज का। बाकी मैडम, आपको जैसे अप्रोप्रिएट लगे आप इसका आंसर कर सकती हैं इस क्वेश्चन का। हाँ, मैं बिल्कुल मैं इसका आंसर करूंगी। इन्होंने बताया कि मतलब पेशेंट को ब्लीडिंग लगातार होती रहती है, जब तक दवाई देते हैं तब तक ठीक रहती है, और जैसे ही दवाई बंद करते हैं ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, हाँ जी, हाँ जी, फिर दोबारा स्टार्ट होती है, मैं ये कहना चाह रहा दोबारा था बस। स्टार्ट हो जाती है। तो यदि अगर पेशेंट को इस तरह की परेशानी हो रही है तो डेफिनेटली इलाज करवाना पड़ेगा। लेकिन साइज जो है, मतलब आपने, ये डिपेंड करता है कि आपने अल्ट्रासाउंड जब करवाया तो उसका साइज क्या था और अभी साइज क्या है, ठीक है, और उनकी उम्र क्या है। मतलब ये सारी पेशेंट के पहले डेमोग्राफिक्स हमें जाना जरूरी होता है, फिर पेशेंट का एग्जामिनेशन करना जरूरी होता है, इन पर्सन देखना। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं, जैसे मतलब उनका सीबीसी, उनका हीमोग्लोबिन कितना है, उनका कोगुलेशन प्रोफाइल नॉर्मल है कि नहीं है। पर जब आप पर्टिकुलरली बात कर रहे हो कि उस फाइब्रॉइड का इलाज करने की जरूरत है, रिमूवल कराने की जरूरत है कि नहीं है, मतलब पेशेंट की एज क्या है। आपने एक बहुत जनरल क्वेश्चन पूछा है, इसलिए एज क्या है, उम्र क्या है पेशेंट की। 35 35। 35 है। उनके बच्चे हैं। हाँ हाँ, 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा है। एक बेटा है। तो मायमेक्टमी करके बोलते हैं, मतलब फाइब्रॉइड जो है फाइब्रॉइड भी अलग अलग यूट्रस के अलग अलग जगह पर होता है, सब म्यूरल, सब म्यूकोसा, इंट्राम्यूरल। तो इंट्राम्यूरल ही होगा, इसकी वजह से ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होगी। करेक्ट। तो ब्लीडिंग अगर ज्यादा हो रही है और पेशेंट एनीमिक हो रहा है तो उसका इलाज जरूर करना। अगर मेडिकल मैनेजमेंट से पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है तो हम सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अगर मेडिकल मैनेजमेंट से सपोज ट्रेनेक्सा या ये सब देने से, टैबलेट देने से नहीं ठीक हो रही है, तो हम डेफिनेटली सर्जिकल मैनेजमेंट में जा सकते हैं। इसमें माइमेक्टमी होता है। माइमेक्टमी मतलब केवल फाइब्रॉइड जो गांठ है उससे निकाली जाती है, यूट्रस रिमूवल नहीं होता उसमें, केवल गांठ को न्यूक्लिएट करके निकाल दी जाती है। तो वो गांठ बस रिमूव हो सकते हैं, यूट्रस इंटैक्ट रहता है। ठीक है, तो वो प्रोसीजर की जा सकती है, इसमें यूट्रस को निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर पेशेंट मेडिकल मैनेजमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, नेक्स्ट ठीक। स्टेप होता है हम सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ मूव करें। थैंक यू मैडम। ओके, हाय मैम, गुड आफ्टरनून। मैम, गुड मेरा एक आफ्टरनून। सवाल था। जैसे आपने पीसीओडी बताया, वैसे एक पीसीओडी के अलावा भी पीसीओएस होता है। तो मेरे को ये पूछना था, जैसे पीसीओडी में मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, पीरियड्स मिस हो जाते हैं, और आफ्टर मतलब कुछ टाइम के बाद में 2 या 3 महीने के बाद में पीरियड्स फिर से स्टार्ट हो जाते हैं, बट वो फ्लो उनका ज्यादा होता है। तो करेक्ट। जो पीसीओडी है वो स्टार्टिंग स्टेज है या पीसीओएस स्टार्टिंग स्टेज है, और पीसीओएस में क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं बॉडी में? पीसीओएस और पीसीओडी, राइट, आप ये बोल रहे हो। पीसीओडी मतलब बेसिकली, पीसीओडी हम लोग बोलते हैं पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जो केवल ओवरी तक सीमित है, राइट। सिंड्रोम मतलब कि एक और भी बॉडी में और भी सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि हर्स्यूटिज्म मतलब चेहरे पे बाल बहुत ज्यादा आ जाना, ठीक है, वजन राइट। ज्यादा बढ़ जाना, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का।
मतलब वैसी वैसी सिम्टम्स जब आपको और दूसरे सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं तो आप उसे सिंड्रोम बोलते हैं। जैसे हम्म मल्टीपल सिम्टम्स इन द बॉडी, उसे बोला जाता है सिंड्रोम। जैसे हम्म पीसीओडी में क्या होता है, केवल ओवरी में सिस्ट बनती है, गांठें बनती है। करेक्ट, हम्म मल्टीपल सिस्ट मतलब ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, केवल गांठें 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 बनी जा रही है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, पेशेंट को केवल ब्लीडिंग एबनॉर्मेलिटी है। कुछ पेशेंट हम्म ऐसे होते हैं केवल उन्हें सिर्फ ब्लीडिंग मतलब पीरियड्स इरेगुलर है और ओवरियन सिस्ट, ठीक है। लेकिन कुछ हम्म ऐसे हैं जिनके चेहरे पे बाल, हाथ पैरों में ज्यादा राइट बाल है, ठीक है, उनके चेहरे राइट पे आप देख सकते हो मूछें वगैरह, हम्म मतलब स्पैचेस होते हैं, ठीक है, उनका हम्म वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, समझ रहे राइट हैं आप। राइट तो उसे हम लोग सिंड्रोम की कैटेगरी में बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो हम सिंड्रोम बोलते हैं। अब ये होता है कि डिजीज प्रोसीड करता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब अगर आप उसे करेक्ट नहीं करते हो, ठीक है। जैसे ही पेशेंट का पीरियड हो गया इरेगुलर, वो डॉक्टर के पास जाके सलाह लेके अगर अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट कर ले तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर धीरे धीरे वो इनकरेक्टेड रहा तो इंसुलिन रेजिस्टेंट, मतलब सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आती है पीसीओडी में कि आपका जो इंसुलिन है, मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंट, वो क्रिएट हो जाता है। मतलब एक तरह से बोला जाए कि आपका इंसुलिन सेंसिटाइजेशन डिसेंसिटाइजेशन हो जाता है, तो पेशेंट ओबेज होने लगता है, वेट गेन करने राइट लगता है, समझ रहे हैं? तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आप वजन घटाएं। जैसे ही आप वजन घटाते हैं तो आपका बहुत सारा मेटाबॉलिज्म करेक्ट हो जाता है, समझ रहे राइट हैं? तो राइट ये प्रॉब्लम वही होता है कि धीरे 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 करके सिंड्रोम की तरफ प्रोसीड करने लगती है। जब आप मोटापे की तरफ, जब आपका वेट गेन होने लगता है, जब इंसुलिन रेजिस्टेंट क्रिएट होने लगता है, जब उसे आप ट्रीट नहीं करते हो करेक्ट टाइम पे, जब आप मेंस्ट्रुअल इग्नोर करते हो कि नहीं ठीक है थोड़े टाइम बाद, तो वो धीरे धीरे करके प्रोसीड हो जाता है सिंड्रोम की तरफ, फिर यू विल हैव फुल ब्लोन हेयर ग्रोथ, ओबेसिटी एंड ये सारी वो फिर आती है। तो हम उसे फिर एक सिंड्रोम, मतलब मल्टीपल सिम्टम्स आर देयर, देयर इज नॉट ओनली वन सिम्टम्स, मल्टीपल सिम्टम्स ओके आर सिंड्रोम दे देते हैं, समझ रहे हैं आप? Am I clear? सो जो स्टार्टिंग फेज होती है वो पीसीओडी की होती है, देन वो जब हम उसको नहीं ध्यान रखते हैं देन वो पीसीओएस में कन्वर्ट हो जाता है। यस, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो धीरे धीरे करके वो इम्बैलेंस क्रिएट नहीं होता अपने आप में, तो ये सब चीजें फिर देन मल्टीपल सिम्टम्स की तरफ आने लग जाते हैं, लाइक। बट यूजुअली क्या होता है अभी, ऐसा भी होने लगा है, पहले जब हम पढ़ते थे तो हम ये पढ़ते थे कि जो पीसीओडी है वो केवल ओबेज लोगों, मोटे लोग जिन्हें थोड़ा सा मोटापा होता है या वो राइट होता है उनमें। लेकिन आजकल जो पतले दुबले लीन एंड थिन जो है उनमें भी सिस्ट फॉर्मेशन में भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसे हम आजकल बोलते हैं लीन पीसीओएस, है ना, वो भी देखा जा रहा है। तो वी कैटेगराइज इट एज अ डिजीज दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू ओवरीज ओनली, मतलब जो ओवेरियन है, केवल सिस्ट की परेशानी है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, उस तक राइट रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि उनका लाइन ऑफ मैनेजमेंट काफी डिफरेंट होता है उनसे जिनको जिनका जो ओबेस होते हैं और जिनके हेयर ग्रोथ ज्यादा होते हैं, उन्हें डिफरेंट तरह का उसी पिल्स और डिफरेंट तरह का मैनेजमेंट दिया जाता है एज कम्पेयर टू दोज जो लीन है, जो पतले दुबले हैं, करेक्ट। ऑल राइट मैम, थैंक यू। ओके। थैंक यू मैम, काफी अच्छा एलेबोरेशन था। बट मैम ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार अपना जो टॉपिक है एबनॉर्मल वेजाइनल करेक्ट। डिसऑर्डर पे ही रहे, क्योंकि अगर पीसीओडी पे आ गए तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा और कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लोग मुझसे उसी के बारे में सवाल पूछे। इट्स ओके मैम, नो और इश्यूज। तो मैम हम एक्चुअली थोड़ा मैनेजमेंट पे आ जाते हैं कि ओवरऑल तरीके से कोई भी पेशेंट आता है क्लिनिक पे आते हैं, आफ्टर हाँ, फिजिकल एग्जामिनेशन अगर हम उनको कंफर्म करते हैं कि जो वेजाइनल डिसऑर्डर है वो एबनॉर्मल है, तो उनको हाँ। प्रोसेस कैसे करना है, मतलब आगे उनको कैसे काउंटर करना है? सबसे पहले मुझे लगता है कि हमें हिस्ट्री बहुत डिटेल में लेनी चाहिए, मतलब जो हम जैसे पेशेंट से चीफ कंप्लेंट पूछना, मेरे हिसाब से तीन चीजें आपको जरूर पूछनी चाहिए। अगर पेशेंट बोल रहा है, आपके पास आ रहा है कि मुझे डिस्चार्ज है, ल्यूकोरिया है, मोस्टली बहुत सारी औरतें हैं इस तरह का टर्म यूज करती हैं, तो आपको ये पूछना है कि आपका सबसे पहले तो ये रूल आउट करना है कि इन्फेक्शन है कि नॉर्मल है, करेक्ट। उसी से हम अपने लाइन ऑफ मैनेजमेंट को डिसाइड करेंगे। तो पहले हमें ये पूछना है कि क्या आप किसी तरह का ओसी पिल्स, मतलब किसी तरह की गर्भ निरोधक गोली का सेवन कर रही हैं, आपका महीना कब आया, क्योंकि महीना आने के
ऑलमोस्ट हम 5-6 दिन बाद जब ओव्यूलेशन होता है तब ईस्ट्रोजन का पीक आता है, तब डिस्चार्ज वुमेन में बढ़ जाता है। वो काफी डिस्कम्फर्टिंग होता है, तो उस कंप्लेन से भी कभी कभी पेशेंट आ जाती है। मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो पर्टिकुलरली जब उनसे पूछो कि आपको क्या महीना आने के कुछ 5-6-7-8 दिन बाद ज्यादा डिस्चार्ज, तो बोलती है हाँ उसी टाइम पे आता है, फिर अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन फिर भी वो उस चीज को बोलती हैं कि हमको डिस्चार्ज आता है। तो हम लोग उसे फिर एंटीबायोटिक या इस लाइन पे कभी मिसमैनेजमेंट ना करते उनका। तो ये पूछना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका मतलब महीने के आसपास के थोड़े दिन बाद आपका वो तो नहीं आता, ठीक है, पेशेंट प्रेग्नेंट है कि नहीं वो तो आपको पता ही चल जाएगा। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन हम पूछ ले तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये फिजियोलॉजिकल है। फिर दूसरा कि क्या डिस्चार्ज से स्मेल आती है, क्या डिस्चार्ज में खुजली वगैरह होती है, आसपास बर्निंग खुजली वगैरह का एहसास होता है, या कलर क्या है डिस्चार्ज का। मोस्टली जो नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो व्हाइटिश इन कलर होता है, क्लियर व्हाइट कलर होता है, राइट। अगर येलो है, अगर ग्रीन है, ब्लड स्टेन है, ब्राउन है, तो दैट इज एबनॉर्मल। तो ये तीन चीजें, कलर पूछना, एडिशनल सिम्टम्स पूछना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों चीजें हमने पूछ ली तो हमें पता चल जाएगा कि हमें ये फिजियोलॉजिकल है या इन्फेक्टिव केसेस है। एग्जामिनेशन करना भी इम्पोर्टेंट होता है ये देखने के लिए, क्योंकि समटाइम क्या होता है पेशेंट को कुछ कोई पॉलिप होता है या कोई फॉरेन बॉडी होती है, कुछ इस तरह की भी चीजें होती हैं जिसकी वजह से डिस्चार्ज एक्सेसिव होता है। नॉट नेसेसरली इट इज एन इन्फेक्शन, बट ऐसा हो सकता है। तो एक बार नीचे से जांच करके देखना, स्पेशली इन प्रेजेंस ऑफ फीमेल अटेंडेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें वो जांच करके देखना भी जरूरी है रूल आउट करने के लिए। अगर वो इन्फेक्शन होगा तो महिला की यूनी पूरी तरह से लाल होगी, आपको निशान वगैरह मतलब दिखेंगे, डिस्चार्ज भी कर्डी वाइट ऐसे दिखेगा आपको। तो वो भी इम्पोर्टेंट है, राइट। इसके बाद हमारा मैनेजमेंट, आपने बात की कि मैनेजमेंट कैसा है। तो अगर फिजियोलॉजिकल है, अगर आपको लगता है कि नहीं पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं है, ये जस्ट नॉर्मली एक्सेसिव डिस्चार्ज है, तो आप पेशेंट को जस्ट जनरल इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। साथ में अगर आप वो आई है आपके मेडिसिन की शॉप पे या आप एज अ डॉक्टर, तो वो एक्सपेक्ट करेगी कि आप उसे कुछ तो दवाई देंगे। तो आप उन्हें प्रोबायोटिक्स ऐड कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स मार्केट पे बहुत सारी आती है, प्री प्रो, वाईबैक, ये सब ऐड कर सकते हैं। साथ में उन्हें बेसिक हाइजीन समझा सकते हैं। यदि बार बार पैंटी गीली हो या अनकंफर्टेबल हो रहा है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं, लूज अंडरगारमेंट्स पहन सकते हैं, कॉटन पैंटीज पहन सकते हैं। ये सब आप उन्हें जनरल इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, इससे काफी हेल्प मिल जाती है, पेशेंट का काफी हद तक डिस्कम्फर्ट दूर हो जाता है। अब इन्फेक्शन की बात आती है, यदि पेशेंट बोलता है कि नहीं मुझे तो काफी इचिंग होती है, बहुत खुजली होती है, दर्द भी होता है, पेशाब में जलन होती है, दैट मीन्स इट इज अ साइन ऑफ इन्फेक्शन। तो उस समय हमें एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। अब ये पता करना कि क्या है, कैंडिडा इन्फेक्शन है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि फंगल इन्फेक्शन है, मतलब फंगल कैंडिडा इन्फेक्शन है। कैंडिडा इन्फेक्शन में कैंडिडियासिस जिसे हम बोलते हैं, मोस्टली मोस्ट कॉमन होता है। वो बेसिकली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या डायबिटिक पेशेंट, इन सब केसेस में बहुत ज्यादा, प्रेगनेंसी में भी कैंडिडा इन्फेक्शन बहुत ज्यादा कॉमन होता है। तो उस केसेस में हमें मोस्ट कॉमन ड्रग जो होती है फ्लूकोनाजोल या लोकल ऑइंटमेंट देने के लिए, ताकि पेशेंट को लोकल रिलीफ मिले, वो हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ओरल तो देना ही है, बट अगर हम लोकल एप्लीकेशन देंगे तो वो पेशेंट के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगी, राइट। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केसेस में ग्रे डिस्चार्ज आता है और वो फाउल स्मेलिंग होता है, पेशेंट आपको अपने आप ही बता देगा कि हाँ स्मेल आ रही है, मुझे बदबू आती है, बट ज्यादा खुजली वगैरह के सिम्टम उसको नहीं होंगे। दैट इज अ केस ऑफ बैक्टीरियल वेजिनोसिस। तब हम उसमें मेट्रोनिडाजोल का एक कोर्स होता है फॉर 7 days, वी प्रिस्क्राइब दैट। हाँ, कोर्स में एंटीबायोटिक का भी कोर्स फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन देना है, नॉट फॉर अ एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो वो कोर्स हमें पूरा करना है। उसके बाद फॉलो अप के लिए हम पेशेंट को बुला सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो होते हैं वो रिकवर कर जाते हैं, मोस्ट ऑफ द पेशेंट दे गेट क्योर। अगर आपने राइट लाइन ऑफ मैनेजमेंट में ट्रीट किया है तो दे गेट क्योर। लेकिन अगर ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक का देना या कुछ दूसरे, मतलब कैंडिडा इन्फेक्शन है पर आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ट्रीट कर रहे हैं, इन दैट केस दैट वो नॉट बी बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट। या ओके मैम। इसी अप्रोच के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन हो मैम से तो प्लीज पूछिए। हेलो मैम। मैम मैम जैसे ओव्यूलेशन में सिर्फ थोड़ा सा सिक्रेशन इंक्रीज होता है,
बट अगर किसी पेशेंट में ये रेगुलर फुल मंथ ही ऐसे हो रहा है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन एंड और सब कुछ है फिर भी, और वहां पे हम्म। कोई भी फाउल स्मेल या तो कुछ भी ऐसे इन्फेक्शन के कुछ भी ऐसे सिम्टम्स नहीं है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं? तो उस केस में आप जस्ट उनको, मतलब उसने जो भी आप जनरल इंस्ट्रक्शन दिए, आप प्रोबायोटिक एक ऐड कर सकते हैं। ओके, क्योंकि उस प्रोबायोटिक, पेशेंट में और कुछ भी ऐसे इन्फेक्शन की कुछ करेक्ट नहीं, करेक्ट और करेक्ट। हाँ बट सिक्रेशन भी नॉर्मल सिक्रेशन होता है, बट सिर्फ एक्स्ट्रा सिक्रेशन होता है। हाँ, उसे ही ल्यूकोरिया कहते हैं, उसे ही हम उस टर्म को ही हम लोग ल्यूकोरिया कहते हैं, जो मोस्टली फिजियोलॉजिकल होता है। आप उसमें एक प्रोबायोटिक अगर ऐड कर देंगे, उससे पेशेंट को थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा। मतलब आप एक प्रोबायोटिक दे सकते हैं, दैट इज द सेफेस्ट वन विच कैन हेल्प। तो लैक्टोबैसिलस रहता है उसमें, सो दैट विल हेल्प, मतलब वेजाइनल फ्लोरा को थोड़ा सा बूस्ट करेगा, तो सेक्रीशन थोड़ा सा कम हो सकता है, दैट विल ओके हेल्प। मैम। बट डेफिनेटली आप एक बार अगर उसका पर्सपेक्युलम चेकअप कर ले, देख लें कि कोई फॉरेन या नहीं है, कोई पॉलिप तो नहीं है, बिकॉज समटाइम या क्या होता है कि वो बोल तो रही है, पॉलिप वगैरह से भी फाउल स्मेलिंग तो आएगा नहीं, राइट? तो यस यस मैम। उसमें वो देख लेना कि कहीं पॉलिप तो नहीं है, ये रीजन तो नहीं है, मैम राइट? मेनी तो टाइम्स वो ये एक, ना टीनेजर्स में ही देखने को मतलब मिला है, करेक्ट करेक्ट, क्योंकि 12-13 प्यूबर्टी में एज। ही ऐसा होता है, करेक्ट। या ये सारी जो चीजें होती है वो जब इस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है तो ग्लैंड्स आपके एक्टिव हो जाते हैं, ज्यादा या हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, दे स्टार्टेड टू सिक्रीट मोर एंड दैट इज डेफिनेटली वेरी डिस्कम्फर्टिंग टू द पेशेंट। जब वो आपके पास आते हैं तो आप उसको कैसे एड्रेस करते हैं? तो आपको सबसे पहले ना काउंसलिंग की तरफ जाना कि बेटा ये सब कुछ तो नॉर्मल है, थोड़ा होगा, आप बेसिक हाइजीन प्रैक्टिस करो। यूजुअली जो गर्ल्स होती है, जो टीनेज गर्ल्स होती है, और टाइट अंडरगारमेंट्स पहनना या टाइट जीन्स पहनना, इस तरह का या जो है वो यूजुअली उनको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज दैट विल कॉज इवन मोर डिस्कम्फर्ट। तो जस्ट बेसिक एडवाइस देना उनको, प्लस आप प्री प्रोबायोटिक्स वगैरह ये सब आप ऐड कर सकते हैं, दैट विल डेफिनेटली हेल्प। एंड जस्ट गिविंग देम द बेसिक एजुकेशन विल डेफिनेटली हेल्प। ओके ओके मैम, वन मोर क्वेश्चन। पोस्टपार्टम फेज में मैम जो लोकिया सिक्रेशन होता है, तो मोस्टली तो वो 2 to 3 वीक्स में ऑलरेडी बंद होना चाहिए, बट व्हाट इफ पेशेंट बोलते हैं कि 1.5 महीने हो गए बट फिर भी ब्लीडिंग हो रहा है, तो उस केस में तो हम लोग को स्टॉप करना चाहिए ना? नहीं, यू जस्ट हैव टू चेक, इफ 1.5 महीने तक ब्लीडिंग हो रही है तो यू जस्ट हैव टू चेक। इन पर्सन एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? या देखने के या लिए, क्योंकि कभी क्या होता है ना कि डिलीवरी के टाइम पे अब वो कहाँ पर डिलीवरी हो रही है and कैसा, थोड़ा रिटेन बिट ऑफ प्लासेंटा अगर सपोज रह गया, राइट? या फिर प्रॉपरली उसको स्टरलाइज तरीके से डिलीवरी नहीं हुई तो हम्म। एंडोमेट्राइटिस वगैरह होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से डिस्चार्ज जो आपकी ब्लीडिंग होती है वो स्टॉप ही नहीं होती, और या मैम। प्लास्टिक के बिट्स रह जाते हैं। तो यू जस्ट नीड यस। टू, आप एक बेसिक अल्ट्रासाउंड, अगर आप इन पर्सन सपोज है तो आप अल्ट्रासाउंड करा के देख सकते हैं, अगर सपोज कोई कलेक्शन दिख रहा है आप या यूट्रस में या बिट्स ऑफ प्लासेंटा, देन यू कैन जस्ट रूल आउट कि हाँ ये कुछ तो है अंदर, क्योंकि ब्लीडिंग तभी होती रहेगी जब देर इज समथिंग इनसाइड द यूट्रस, ऑलवेज रिमेम्बर, राइट? ओके आफ्टर पोस्टमार्टम। मैम, बट फिर भी कितने ऑलमोस्ट 1 मंथ के ब्लीडिंग के बाद हम ये चेक कर सकते हैं, या नॉर्मली कितने में बंद हो जाना चाहिए ब्लीडिंग? धीरे धीरे तो कलर चेंज होता है, या अपन मान के चलते हैं कि या 14 days विद इन लाइक इट शुड गेट सॉर्टेड आउट, बट हाँ इफ प्रोलॉन्ग थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और डिस्चार्ज का कलर भी आपको पूछना है। इट इज या वेरी रेड। इंपॉर्टेंट कि आप कलर पूछे, कैसा है, ब्राउन है क्या, फाउल स्मेलिंग है क्या, नॉर्मल है क्या, या जस्ट स्पॉटिंग स्पॉटिंग स्पॉटिंग, ऐसे मतलब पूछना आपको जरूरी है। अगर फ्रेश रेड ब्लीडिंग हो रही है, समथिंग लाइक दैट, या ब्राउन, यू नो, धीरे 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 यू ऑल्सो नो दैट कैसे डिस्चार्ज का कलर यस वो यस यस। क्रीम क्रीम होके चला जाता है। तो या डिस्चार्ज का कलर इज वेरी, इफ शी इज टेलिंग यू कि ये ब्राउन डिस्चार्ज है मैडम, फ्रेश ब्लीडिंग हो रही है, दैट इज अ साइन दैट देयर इज समथिंग इनसाइड द यूट्रस एंड इट शुड या गेट स्टॉप। बिकॉज यूट्रस ऑलमोस्ट 6 वीक में क्या होता है, अपने नॉर्मल साइज पे चला जाता है, राइट? यस प्रॉपरली इन्वॉल्यूट हो जाता है। और मोस्ट ऑफ द पेरीफेरी में जो गांव की लेडीज होती है वो दूध पिला रही होती है अपने बच्चे को, तो दैट हेल्प्स अ या लॉट। तो यूट्रस बहुत अच्छे से इन्वॉल्यूट हो जाता है, तो उनको या ऐसी प्रॉब्लम यूजुअली होनी नहीं चाहिए। तो ये इसलिए आपको जब बोले कि 1.5 महीने से इतना ब्लीडिंग ब्लीडिंग हो रहा है, दैट इज अलार्मिंग, सो यू शुड गेट अ यूएसजी डन एंड इन पर्सन एग्जामिनेशन करके एक बार चेकअप कर लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। या मैम, वन मोर क्वेश्चन। या मैम आजकल मोस्टली अभी मेंस्ट्रुएशन को प्रीपोन या पोस्टपोन करने के लिए टैबलेट्स यूज करते हैं, सो क्या ये बहुत ज्यादा यूज करना मतलब सेफ है? क्योंकि इससे भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो करके फिर वो आगे चल के उनको तकलीफ दे सकता है ना?
वन सेकेंड ना, आई जस्ट नहीं, यू फॉर अ ब्रीफ पीरियड, यानी कि अगर उन्होंने जस्ट, ऑब्वियसली आप अगर बाहर से कोई हार्मोन की टैबलेट अपने पीरियड को पोस्टपोन या प्रीपोन करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके कुछ तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, बट फॉर अ ब्रीफ पीरियड लेना, जैसे कि 5, हम यूजुअली 5 डेज से ज्यादा हम या लोग राइट 5 डेज की टैबलेट देते हैं, और यदि उनको थोड़ा लंबे समय के लिए तो मे बी फॉर अ सम 10-15 डेज उनको लेना है, राइट। फॉर अ ब्रीफ पीरियड देना विल नॉट कॉज ग्रेट डैमेज, मतलब, बट अगर रेगुलरली ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलरली वो ले रहे हैं तो डेफिनेटली एक्सोजिनस हार्मोन देने से इंटरनल हार्मोन का इम्बैलेंस होना तो लाजमी है। मतलब या आपकी बॉडी जो है वो थोड़ा बहुत, तो वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपने लिया है ये दवाई, तो यू शुड एक्सपेक्टिंग कि एक आध महीना आपका पीरियड ऊपर नीचे होगा, and you यस should not be worried about that because we are giving you some external hormone। तो इसका थोड़ा सा ये इरेगुलरिटी में आएगा, बट देन बॉडी नॉर्मलाइजेस। थोड़े पीरियड के बाद में क्या होता है, एक आध महीना एडजस्ट होके बॉडी अपने आप उसको नॉर्मलाइज कर देती है, बट ऑन द रेगुलर बेसिस अगर वो ऐसा कर रहे हैं लाइक, तो दैट इज यस यस a little bit of problem because hormones के अपने side effects होते हैं, but if you या take brief period it won't cause you more harm। पर अगर बहुत लंबे समय के लिए आप ले रहे हो तो यस, इसके वेट गेन होना, एक्ने एंड ऑल दीज थिंग्स, ब्लड क्लॉटिंग, ये सब करता है ओके, थैंक यू सो मच फॉर मैम। शॉर्ट पीरियड। हाँ थैंक यू। थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन मैम के लिए? हाँ हाँ, जी नमस्ते राजेश। मैम, मेरा नाम राजेश। नमस्ते। हेलो। हेलो, जी हाँ हाँ नमस्ते मैम, राजू। मैं बोल रहा हूँ ना मैम, जैसे कि आजकल बहुत सारा फीमेल्स आती है, बताती है कि वाइट डिस्चार्ज होता है, कई सालों से हो रहा है, गांव में ज्यादा, जैसे 4 साल 5 साल। तो मैं कुछ फ्लुकोनाजोल देता हूँ, 10 दिन का एंटीबायोटिक देता हूँ, फिर किसी किसी ठीक हो जाता है, बट किसी किसी को नहीं हो पाता है, बोलता है मैं कितना भी खा लेता हूँ, दवा हुआ नहीं कम होता है, तो क्या करूँ मैम? हाँ, उस स्थिति में आपको ये जानने की जरूरत है कि पेशेंट, अगर ऐसा हो रहा है, अगर बार बार ये सिचुएशन आ रही है ना, और हम्म। तो फिर पेशेंट का एग्जामिनेशन कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि जी जी। आप उन्हें सीधे कह सकते हैं कि अगर आपको बार बार देने से भी, क्योंकि अगर आपने सही इलाज दिया तो पेशेंट 100% ठीक होगा, ठीक है, जैसे सिम्टम्स जी। बताया आपने दिया तो 100% ठीक होगा। लेकिन तो अगर आप, हाँ, हाँ जैसे बोलिए। हस्बैंड को भी इन्फेक्शन हो सकता है, समझ रहे हैं ना आप? महिला को आपने हम्म। ठीक कर दिया, लेकिन अगर हस्बैंड को इन्फेक्शन है तो वो योनि के माध्यम से वापस से हो सकता है, ठीक है। तो हस्बैंड को भी इन्फेक्शन हो सकता है, हस्बैंड में हो सकता है सिम्टम ना हो, बट यूजुअली मोस्टली जो हस्बैंड होते हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, या कुछ सिम्टोमेटिक भी होते हैं तो शायद वो इलाज नहीं लेते। तो इसलिए जो महिला को बार बार इन्फेक्शन होता है ना, आपको ये जरूर कंफर्म करना जरूरी है कि क्या उनके हस्बैंड को भी ये परेशानी है, या हस्बैंड को नहीं है तो उनको भी ट्रीटमेंट देना जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि कुछ होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, अगर आपने ठीक भी कर दिया डिस्चार्ज तो क्या होता है, हस्बैंड से कांटेक्ट करके वापस से उनको इन्फेक्शन हो जाता है। तो आप जी। कितनी बार ठीक करेंगे उतनी बार उनको इन्फेक्शन होगा, जितनी बार करेंगे हम्म, उतनी बार। तो और ये राजेश एक, मैं देखता राजेश हूँ मैम। हाँ राजेश जी, सर। इसमें मैं आपको एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि जैसे आपने हाँ बताया कि हाँ। आप एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट चलाते हैं, क्योंकि देखो हम्म। ऐसे केसेस होते हैं सीरियस, ठीक है, जो जिनको एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो ऐसे केस जी में जी। आप जो है पेशेंट को डॉक्टर प्रिया ठाकुर को दिखवा सकते हैं, ठीक है, कि ताकि वहाँ पे अच्छे से आप हाँ अगर, डायग्नोस। सर, मैं बहुत कोशिश करता हूँ दिखा। आप रेफर कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है, डिटेल एग्जामिनेशन, कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछना, ये सारे जो होते हैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है महिलाओं जी के। जी। तो और तो दूसरा है कि कुछ ऐसे भी कारण होते हैं, जैसे इन्फेक्शन के अलावा भी, अ, जैसे कभी कभी कैंसर वाली स्थिति भी होती है जिसमें महिला को कैंसर, अभी सर्वाइकल कैंसर के बारे में मैं बात करूँ तो सॉरी थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक जा रहा है, 30 की एज में भी होता है, 50-60 साल की एज में भी होता है, इसके दो पीक होते हैं। तो 30 इयर्स की एज की महिला को भी हो सकता है, और उसमें भी बदबूदार डिस्चार्ज आता है। मतलब कितना भी ट्रीटमेंट ले लो पर वो डिस्चार्ज आता है। उस केसेस में हमें इन पर्सन एग्जामिनेशन करके देखना कि कोई ग्रोथ तो नहीं हो रही है सर्विक्स में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टेप 1 2 3 जरूर फॉलो करना है। पहले तो आपको हिस्ट्री लेनी है, दूसरा उसके सिम्टम्स को वगैरह को एकदम अच्छे से एड्रेस करना है। अगर आपको लगता है कि हाँ बेसिक है, मतलब मैं कर सकता हूँ, ज्यादा नहीं है, तो डेफिनेटली, पर एग्जामिनेशन इज मस्ट।
एक फीमेल के अंडर सुपरविजन में एग्जामिनेशन कराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मैं हाँ। मैं बोल रहा हूँ वाइट डिस्चार्ज होना, यानी ये तो लिकोरिया, डेफिनेटली लिकोरिया ही है एक तरह का। हम्म। तो मतलब कि मैं बोल रहा हूँ, किसी किसी को मैं 2-3 महीना खिला देता हूँ, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन कोई मतलब कि लेडीज आती है जैसे कि एज लगभग 35 to 50 के आसपास एज की, वो बोलती है मेरा 10 साल से हो रहा, 8 साल से हो रहा, वो लोग जल्दी ठीक नहीं होती है, उसके लिए क्या करवाना होगा? हाँ, उनको ही आपको पेरिफेरल मतलब टेरिशरी सेंटर पे भेज के उनका पैप स्मीयर करवाना है, उनकी मतलब जांच करवानी है। ये जी इम्पोर्टेंट है। जी ठीक है, क्योंकि कभी कभी कैंसर की स्थिति इस तरह का होता है कि डिस्चार्ज कंटिन्यूसली होता रहता है, वो किसी एंटीबायोटिक के इलाज से ठीक नहीं होता। ठीक जी है। जी मैम। हाँ, एक सेकेंड, और बोलिए मैम। हेलो। बोलिए। मैम मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर्स होती है, ब्रेस्ट हाँ फीडिंग मदर्स जो होती है, तो NSAID ग्रुप का दवा से उसका क्या इफेक्ट पड़ता है वो मिल्क के ऊपर, जैसे कि एसिक्लोफेनाक, डाइक्लोफेनाक टेबलेट? हाँ, जो भी माँ लेती है वो बच्चे में तो जाता है। तो जी इसलिए केयरफुली आपको जो भी दवाइयां है ना वो यूज करना है। हाँ मोस्टली कहा जाता है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे बहुत सिलेक्टेड ड्रग्स आप देते हो। पेन किलर में भी अगर वो बैक एक वगैरह, पैरासिटामोल थोड़ी सेफ मानी जाती है तो हम वही जी चलाते जी हैं। मैम। और अगर बैक एक वगैरह की कंप्लेन कर रही है तो आप लोकल ट्रीटमेंट देने का कोशिश करें, वो ज्यादा बेटर है। लोकल नहीं, जेल। जैसे कि मैम ज्यादा पेन था तो जीरो डोल पी दिया हूँ मैं, तो वो बोल रही है कुछ दिन से कि उसका मिल्क का सिक्रेशन कम हो गया, तो क्या ऐसा हो सकता है जीरो डोल पी पेन देने की से? वजह से, पेन अगर होता है, पेन की वजह से सेक्रीशन कम होता है। बट अगर आपने जी पेन किलर दिया है तो उसकी वजह से होना नहीं। बट पेन, हाँ, यदि महिला को ज्यादा दर्द हो रहा होगा या कोई जी मेस्टाइटिस जी वगैरह कोई ऐसी, या प्रॉपर बच्चा लैच नहीं कर रहा होगा, इसकी वजह से हो सकता है। और जी राजेश जी जी ऐसे देखो, तो। अभी जैसे हाँ सर आपने बोलिए। बताया भी ना कि हम्म आपने पेन किलर भी दिया है और उसमें इश्यू आ रहे हैं, तो देखो ऐसे केसेस पे हम्म है ना, शायद हमें किसी भी मतलब महिला के लिए ये डेंजरस हो सकता है इन फ्यूचर भी। तो ऐसे जी जी केसेस सर। में आप, मैं चाहूंगा कि आप एक एमडी डॉक्टर है हमारे पास जैसे, तो उनको रेफर हम्म। करें, उनको दिखाएं। क्योंकि अगर आप अपने एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे और उनके लिए वो सिचुएशन अगर डेंजरस हो जाती है इन फ्यूचर, सर तो पेशेंट। आपको समझना होगा सर, हम एक्चुअली हम लोग जहाँ से, वो पूरा गांव पे है, ठीक है सर। हम्म। वो कोई भी महिला आएगी ना, वो बोलेगी सर मेरा कमर दर्द है, 2-4 को टेबलेट दे दीजिए। वो उतना करने नहीं जाएगी सर, 150 रुपया फीस दे के दिखाने देखो नहीं सर, जाएगी गाय नहीं को। नहीं, हाँ, आपकी बात को ही मैं आगे रखते हुए बता रहा हूँ कि सर देखो, उनको समझाओ कि मैंने आपको ये ट्रीटमेंट दे दिया है और इतने सस्ते दाम में जियो देख रहा आपका। अगर आप शहर भी जी जी। जाओगे तो आपका कितना खर्चा हो जाएगा वहां पे, है ना? और उस पे वो आप पे सर भी मैं रुतबा तो बढ़ेगा ना समझ इससे। रहा हूँ, आपका आपका बात मैं पूरा समझ रहा हूँ। वो जो हर पेशेंट एक जैसा है ना सर, वो सामने वाला नहीं समझ पाएगी ना। सर आपका भी बात तो ये है रुतबा, सर। आपका रुतबा भी जी बढ़ेगा जी। ना कि देखो डॉक्टर साहब ने है ना वहाँ पे देखो ऐसा पेशेंट ट्रीट कर दिया, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आती है और इतने कम दाम में दिखवा के जी जी जियो पे सर। और ट्रीटमेंट कर दिया। लोगों में हेलो। आपका एक हम्म। अलग से वो होगा कि हाँ यार डॉक्टर साहब के पास जाओ, हाँ सर, वो रुतबा मुझे बढ़ेगा पता आपका। है सर। बट वही हर पेशेंट एक जैसा नहीं ना होता है सर, सब समझने वाला होता भी नहीं है। दो दवा से ही उसको ठीक करना है, कैसे भी ठीक सर, करना है उसका। मैम से दो बात चार कर दवा लेना, से ही ठीक करना है। डिस्कशन लंबी हाँ हो सर जाएगी सर। कीजिए। हेलो। हाँ हाँ सचिन जी। सर। हाँ जी, हाँ जी दरबार मैम, जी। बिल्कुल गुड बिल्कुल, मॉर्निंग। पूछिए। गुड ये मॉर्निंग डिस्कशन आउट ऑफ द ट्रैक जा रही है। सर। मैम से एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता था। मैम, हम लोग एज ए केमिस्ट जब वर्कआउट करते हैं, कुछ ओवर टू काउंटर ड्रग्स होती हैं, हाँ जैसे जी। अनवांटेड 72 ड्रग आती है। सपोज कोई पेशेंट आता है, शी इज ब्लड ग्रुप नेगेटिव, और वो अनवांटेड 72 बोलती है दे दो, तो ऐसे पेशेंट को जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, उन्होंने प्रेगनेंसी पता नहीं अचीव की है कि नहीं है, इज इट सेफ टू गिव अनवांटेड 72 टू दैट पेशेंट में, जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है? ब्लड ग्रुप का और अनवांटेड अनवांटेड 72 तो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव है, राइट? यू यस मैम। गिव इट फॉर, हाँ हाँ, लाइक टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। सो तो इट prevent- डजंट हैव एनी इफेक्ट ऑन द, मतलब ब्लड ग्रुप का इससे क्या रिलेशन? तो एंड ऐसा मैम, नहीं है। बट हाँ, प्रिकॉशनरी वाइज, लाइक अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ऐसा कुछ कोई रिलेशन नहीं है। तो अनवांटेड 72 ओवर द काउंटर ड्रग, यस, मतलब ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज मैम, जैसे कि हम लोग पेशेंट को रेफर करते हैं, जियो में रेफर करते हैं, और हाँ अबॉर्शन किट डॉक्टर साहब लिख के देते हैं, इज इट हाँ। नेसेसरी ऑन द पार्ट ऑफ जियो पार्टनर टू टेल डॉक्टर कि ये लेडी जो है इसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और वो प्रेग्नेंट है?
चाहे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही है। हाँ, जब आप एमटीपी कर रहे हैं तब जरूरी है, ठीक है। व्हेन मतलब शी इज टेकिंग अनवांटेड 72, दैट मीन शी इज प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी, मतलब वो प्रेगनेंसी होने नहीं दे रही है। अब वो दवाई क्या करती है, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करती है, तो वो उससे प्रेगनेंसी नहीं ठहरती। लेकिन प्रेगनेंसी ठहरने के बाद यदि आप अबॉर्शन की प्रक्रिया में इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, उसमें ब्लीडिंग होगी, समझ रहे हैं। तो उस यस प्रोसेस मैम। में ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग होने में अगर आप दूर बैठे किसी को कंसल्ट कर रहे हैं, तो ब्लीडिंग कौन सी, किस पेशेंट को ज्यादा हो रही है, किस पेशेंट को कम, यूजुअली अंडर सुपरविजन होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग एज अ प्रिकॉशनरी मेजर कि उनका ब्लड ग्रुप क्या है। क्योंकि कभी ठीक अगर पेशेंट को ज्यादा ब्लीडिंग हुई, बी नेगेटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो ठीक ये ठीक। इसीलिए अंडर द लाइन ऑफ एसओपी दे आर इट पुटिंग मीन्स इट। कि हमें डॉक्टर साहब को ये बताना होगा जियो पैनल के बीच में कि डॉक्टर साहब इनका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है या नेगेटिव ग्रुप के हैं, तो डॉक्टर प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए उस हिसाब से दवाई देंगे या नहीं देंगे। यस इज इट एग्जैक्टली, पॉसिबल क्योंकि अगर गोइंग हाँ, ऑन रिएक्शन हो हाँ, सकता है मैम? आप एक बार फिर से अपना क्वेश्चन दोहराएंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे एंटी डी का इंजेक्शन लगाते हैं, अगर कोई लेडी आती हाँ, है, शी इज इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर की 15 दिन ऊपर हुए हैं, डॉक्टर साहब मेरे को कंसल्टेशन चाहिए, हम लोग जब कंसल्ट करते हैं, ऑन माई पार्ट इज इट माई ड्यूटी टू टेल डॉक्टर दैट शी इज हैविंग अ नेगेटिव ग्रुप? डेफिनेटली इट्स योर पार्ट टू टेल इट्स अ नेगेटिव ग्रुप। ओके। ओके ओके। तो बिकॉज क्या ठीक। होता है, अगर वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना चाहती है तो भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर वो नहीं करना चाहती तो भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एनटीडी का रोल तो है, राइट। इवन इफ ऑन शी फर्स्ट टेक, 10-15 दिन ऊपर हो गए तब भी रोल है? या डेफिनेटली, क्योंकि क्या होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी ब्लीडिंग वगैरह अगर हुई ना, तो भी ठीक है। थोड़ी सी भी ब्लीडिंग भी क्या कर सकती है नेक्स्ट प्रेगनेंसी में, वो अगर हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो इट इज वेरी ठीक। इंपॉर्टेंट, दीज हिस्ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओके। फ्यूचर प्रेगनेंसी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो यस, इट इज नेसेसरी टू फॉर यू टू टेल। ठीक, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। यू आर ऑन द सेम पैनल मैम, जियो पैनल? या तो ऑब्वियसली सर। यू आर इजिली अवेलेबल ना मैम, कि या मुश्किल होता है, टाइम लगता मैम है? का मैम का टाइमिंग थोड़ा आप बता दीजिए हमें भी, कि हेल्थ पार्टनर को पता चले कि कौन से टाइम कंफर्टेबल रहेंगे आप भी पेशेंट देखने में, कि इनको ज्यादा So वेट ना I'll करना be पड़े। like at peak time between 11 to 2 I'm available. However, on the platform it's an 8 to 8. So anybody can approach me this time. ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you. अगर और कोई क्वेश्चन ना हो तो मैम हम यहाँ पे कर सकते हैं इसको कंक्लूड। बाकी मेरे साइड से एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा मैम, ओवरऑल डिस्कशन पे काफ़ी बेहतर डिस्कशन था। बट कुछ क्लिनिक्स होल्डर्स को भी थोड़ी सी हम अवेयर करना चाहेंगे कि कुछ कोड ऑफ एथिक्स का भी फॉलो करें। कभी भी कोई पेशेंट, लेडीज पेशेंट आ रहा है आपके पास, तो कोशिश कीजिएगा कोई फीमेल अटेंडेंट अगर हो, लाइक वेजाइनल डिसऑर्डर की केस में अगर आप फिजिकली उसको देख रहे हैं, उसको एग्जामिनेशन कर रहे हैं या फिर पैप स्मीयर के लिए आगे भेज रहे हैं, तो उनका भी थोड़ा सा मर्यादा का ध्यान रखेंगे आप। यही आशा रहेगी हमारे साइड से, और आई थिंक मैम भी हम इसी पॉइंट पे थोड़ा सा एग्री करेंगे। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी सारे क्लिनिक होल्डर को कि आप लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं कि पेरीफेरी में सर्विसेज दे रहे हैं। बट कब किसी स्पेशलिस्ट का इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट का आउटकम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये प्लेटफॉर्म है कि जो स्पेशलिस्ट हैं वो बेसिकली आपकी हेल्प कर सके, आपको गाइड कर सके कि क्या सही है क्या गलत है, राइट। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी डाउट है या पेशेंट का ट्रीटमेंट है, स्पेशली महिला को लेकर नहीं, फीमेल हेल्थ को लेकर प्लेटफॉर्म पे काफी डॉक्टर्स अवेलेबल है, तो आप प्लीज उनको रेफर करें। और एवरी डॉक्टर इज इजीली अवेलेबल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट उनके हेल्थ के लिए भी और आपके क्लिनिक के लिए भी, दोनों के लिए ये बेनिफिशियल परफेक्ट मैम, थैंक यू सो मच। है। तो कैन वी कंक्लूड मैम? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। होपफुल हम आपको फिर से अप्रोच कर पाए कोई और न्यू टॉपिक के साथ, जो कि इससे भी बढ़िया डिस्कशन हम उसमें कर पाए, लाइक ओवर एंड कैंसर भी एक बढ़िया पॉइंट हो सकता है इसमें। हेलो। हाँ शमसुल जी। शमसुल जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, म्यूट हो चुके हो आप फिर से।
समसूल जी, आवाज आ रही है मेरी? नेटवर्क इशू होगी। तो पूछ रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे, आप यस में यस से यस। किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। नमस्ते मैम। हाँ हाँ लोकेंद्र जी, पूछिए। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ, आवाज आ रही है मेरी मैम? हाँ हाँ, आ रही है आपकी आवाज, बताइए। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ मैम कि अगर किसी लेडीज के उटरस में पानी के बुलबुले टाइप के बता रहे हैं अल्ट्रासाउंड में, तो क्या हो सकता है वो? पानी के बुलबुले? जी मैम। समसूल जी, ये तो एक बार देखनी पड़ेगी ना, रिपोर्ट वगैरह क्या है परफेक्टली, फिर ही कुछ डायग्नोसिस इसमें आपको हो नहीं पाएगी। ऐसा लग रहा है तो आप रिपोर्ट भेज सकते हैं, मैं देख लूंगी, क्योंकि पानी के बुलबुले जैसा तो मैंने कभी मेंशन ऐसे नहीं सुना है। हो सकता है कोई कलेक्शन हो, नहीं, कोई मैंने फ्लूइड मैंने कलेक्शन। कहा मैंने कहा था जो सोनोग्राफी है उनसे कहा था डॉक्टर साहब से मैंने कि आखिर ये क्या चीज होती है, बोले कि विशेष कोई परेशान होने वाली चीज नहीं होती है, ये कभी कभी हो जाते हैं। तो आखिर वो किस प्रॉब्लम से होते हैं? ये मैं रिपोर्ट देखने के बाद ही बता सकती हूँ, क्योंकि जो उन्होंने आपको बताया है वो शायद लेमन लैंग्वेज में बताया है, बट जो डॉक्टरी भाषा में क्या है वो समझने के लिए मुझे रिपोर्ट देखनी जरूरी होगी, तो आप प्लीज कंसल्ट करें। आप रिपोर्ट समसूल जी, दिखाइए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि क्या समसूल परेशानी जी है। अच्छा, इसमें। एक जी बोलिए सर। एक दूसरा क्वेश्चन मेरा है, शायद इस टॉपिक से अलग हो सकता है, कि कभी कभी कुछ महिलाओं में जो है ब्रेस्ट में गांठ टाइप की बन जाती है, तो हार्मोन्स डिस्टरबेंस की वजह से हो जाता है, क्या प्रॉब्लम हो जाती है? हाँ, बाकी हार्मोन। कोई दूध हाँ पिलाने वगैरह में कोई? हाँ, ये हार्मोन की वजह से ही होता है। और कभी कभी ये गांठें ठीक भी हो जाती है, कभी कभी गांठें जब बड़ी होती हैं तो फिर इनके इलाज, सर्जिकल मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तो अगर वो अगर दिक्कत नहीं दे रही है, पेनफुल नहीं है ना, अगर कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है, तो लेकिन फिर भी एक बार एक्सपर्ट की सलाह लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गांठों की जांच कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो, हाँ, हर हर चीज का मतलब। एग्जामिनेशन होना जरूरी है वैसे। हाँ हाँ। और एक का सवाल है, वो शायद आपके इस मीटिंग से बिल्कुल हटके है। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ डॉक्टरों के जो 5 डेज का प्लानिंग थी कि 5 डेज का पर्चा चलता था, वहां पर जो है 3 डेज कर दिया गया, जिससे पेशेंटों को प्रॉब्लम होती है और हमको भी प्रॉब्लम होती है। शमसुल जी, इसके रिगार्डिंग आप एक बार चाहे मेरे से बात कर लीजिएगा, क्योंकि मैडम को इस बारे में आइडिया नहीं होगी। अ, वो ये तो मैंने जियो कहा की था कि तरफ ये से आपको हट के इन्फॉर्मेशन दिया होता जाएगा। है। कोई बात नहीं शमसुल जी, मैं आपसे पर्सनली कनेक्ट करूंगा इसके रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सबको, धन्यवाद आने के लिए और सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।